हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि ये वाले चैप्टर का जो हमारा संस्कृत ग्रामर है 4 सेमेस्टर का। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें समझने या फिर ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारी बुक का नाम तो संस्कृत ग्रामर है, यानी इसमें ग्रामर से रिलेटेड जो हमारे संधि समास या फिर ऐसे कोई भी कारक विभक्तियाँ आती हैं, यही सब हमारा संस्कृत में ग्रामर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे। तो हमारा सिलेबस में क्या है, संस्कृत व्याकरण का प्राथमिक अवलोकन। और अगला चैप्टर हमारा है कि संज्ञा प्रकरण या महेश्वर सूत्र एवं संज्ञा प्रकरण। इसमें हम वर्णमाला देखेंगे जो कि संस्कृत से रिलेटेड है ना। संस्कृत में वर्णमाला हिंदी की ही तरह होती है लेकिन थोड़ी सी अलग होती है बस। महेश्वर कि शिव शंकर जब डमरू बजाते हैं तो 14 बार उन्होंने बजाया था, तो उसी में हमारा वर्णमाला संस्कृत की जो है तैयार हुई थी। अगला हमारा है सेकंड यूनिट में थर्ड चैप्टर जो हमारा है, यह है हमारी अच संधि, जिसे हम स्वर संधि कहते आए हैं आज तक। जैसे कि हमने 12th तक पढ़ा है स्वर संधि के नाम से, उसे हम अच संधि कहते हैं। अच संधि या फिर हम स्वर संधि जो भी बोलेंगे सब सेम ही है। इसमें भी स्वर संधि के पहले भी हमने बहुत सारे प्रकार पढ़ रखे हैं। इसी तरीके से अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया है। जैसे कि हमने आयादी संधि पहले भी पढ़ रखी है, गुण वृद्धि है ना। तो प्रारूप और प्रकृति भाव ये सब थोड़ा सा नया हो सकता है। दीर्घ संधि भी हमने पहले पढ़ रखी है। तो ये कुछ नया है और कुछ पुराना ही है। बस इसको थोड़ा अलग तरह से थोड़ा सा प्रस्तुत कर रखा है यहाँ पे। और दूसरी हमारी है हल संधि। हल संधि को हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था 12th तक में कि सा का लोप हो जाता है चवर गाने पर, है ना। और टवर गाने पर षटकोण वाले का लोप हो जाता है। इस तरीके से जो हमने संधियाँ पढ़ी थी वही है ये। उत्व संधि, छत्व संधि है ना यही। और ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि तो हिंदी में ही लिख रखा है जैसा कि हमने शुरू से पढ़ा है। हल और अच में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और विसर्ग संधि में हमने शुरू से ही देखा है कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ण होते हैं जिनका लोप हो जाता है। ठीक है, उत्व संधि होता है, सत्व संधि होता है, लोप लोप रुत्व तो हमने पढ़ा है, लोप हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है 5 पार्ट यहाँ पे डिवाइड हैं। और एक और इसके अलावा भी एक और यूनिट है, बुक है बोल सकते हैं, सेकंड पार्ट इसका। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी दिखा रखा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे यहाँ इस चैप्टर में से तो ये देखो कि कहाँ से कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में कि जो हमारा क्या कहते हैं वर्णमाला के उच्चारण, जो कि हमें शुरू से बता रखे हैं कि कहाँ से कौन से शब्द अक्षर का सबसे पहले तो संधि किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि संधि हम स्वरों के मेल को कहते हैं। समास हम किसे कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन संधि पर हमें ध्यान देना है कि हम संधि किसे कहते हैं, वर्ण के मेल को संधि कहा जाता है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो हमें एक चार्ट दे रखा है यहाँ पे कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है ना। तो कंठ से हमें शुरू से भी बताया गया है कि जो कवर्ग होता है, कवर्ग में क्या आते हैं, क से लेकर ण तक के जो 5 वर्ग आते हैं, क ख ग घ ण, ये सारे कवर्ग होते हैं और ये कंठ से निकलते हैं। ठीक है, चवर्ग जो कि तालु से निकलता है। चवर्ग में कौन से आएंगे, च से लेकर इया तक जितने भी आएंगे। ठीक है, च छ ज झ इया वर्णमाला सभी को आती होगी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि भूलता वो है जिसने ध्यान लगा के ना पढ़ा हो, और वर्णमाला कोई भूलने की चीज़ तो है नहीं। ठीक है, टवर्ग, टवर्ग कहाँ से निकलता है, मूर्धा से। ठीक है, तवर्ग दंत से। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो
तो आप एक बार क्या कहते हैं अपना जो वर्ण है वो बोल करके प्रैक्टिस करें, जैसे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण जो है कहाँ से निकल रहा है। जैसे कंठ से बोलेंगे तो क बोल रहे हैं तो कंठ से निकल रहा है। तालु, तालु बोलते समय हमें महसूस हो रहा है कि हमारी जो जीभ है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। हमारे ऊपरी मुंह मतलब मुंह के ऊपरी हिस्से में हमारी जीभ जो है टच हो रही है च बोलने पे, है ना। और मूर्धा, मूर्धा में ट बोलते ही हम लोग की मतलब सॉरी चवर्ग में जो है हमारी जीभ अंदर की ओर जाती है तालु के, और मूर्धा में ऊपर टच होती है, ठीक है। और त बोलने पर हमारा जो है मतलब कि जीभ जो हमारी दांत से लग रही होती है, इसीलिए हम तवर्ग में दंत बोलते हैं। पवर्ग, इसमें हम लोग जब भी हम प फ बोलते हैं तो हम इसे ओष्ठ के मतलब कि हमारे जो है होठ जो है आपस में चिपक रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये ओष्ठ से बोले जाते हैं ये सारे वर्ण, प से लेके माँ तक के, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे जो इसके अलावा भी कुछ वर्ण हैं और स्वर भी हैं, उनकी भी स्थिति को हमारा यहाँ पे दिखा रखा है इस चार्ट में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो चवर्ग है उसके अंदर हमारा जो है या आता है, टवर्ग में रा आता है, तवर्ग में ला आता है, और पवर्ग में व आता है, ठीक है। इसी हिसाब से हम इसे याद कर लेंगे कि कवर्ग को छोड़ के या र ला व आएगा इधर, और श श श वो भी ऊपर वाला हम का को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो का से लेके हम लोग शा श श तीनों को हम तीसरे चौथे और पाँचवें में इसमें दूसरे तीसरे और पाँचवें में जोड़ लेंगे, और फिर हा को लास्ट में रखेंगे ओ जो कि पहली लाइन में डाल देंगे। और इसी तरीके से हम स्वरों को भी याद कर लेंगे। ये चार्ट जो है आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। पिछले साल जो है हमारा मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, नहीं तो अगर वैसे आएगा तो आप लोग कर लोगे। उसके लिए हमें बस संधियाँ ही करनी है ज़्यादातर, क्योंकि संधियाँ मतलब जो है बहुत ज़्यादा आई थी पिछली बार। तो ये जो मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं उसके हिसाब से हमारी जो है वर्णमाला यहाँ पे दर्शाई गई है। तो यहाँ पे ये जो वर्णमाला बताई गई है, इसके आखिरी जो वर्ण होता है जिसमें हलंत लगा होता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। मतलब वर्णमाला के अंतर्गत इसे गिना नहीं जाता है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट है आ ई ऊ ण, तो हम ण को पढ़ेंगे नहीं, मतलब पढ़ेंगे लेकिन मतलब लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। और जैसे री लिरी, है ना, वर्णमाला तो हमारी सेम ही चल रही है, लेकिन जो का है यहाँ पे का के नीचे हलंत नहीं लगा है, लेकिन असल में लग रखा है यहाँ पे, मतलब प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो का के नीचे हलंत लग रखा है, री लिरी। उसके बाद हमारा क्या आता है ए ओ, अड़ा तो आता नहीं है तो अड़ा को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन लिखेंगे। और ए आओ बड़े वाले, है ना। फिर चा को हमारा हो जाएगा लो। इसी से हमने देखा, इसी तरीके से हमारे 14 के 14 जो है महेश्वर सूत्र दे रखे हैं, ये भी आपको याद करने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या पूछता है, आपसे ये पूछ लेता है कि ये जो अड़ा है ना, जिसमें हलंत लगा हुआ है अड़ा, और आप लोगों को चा दे देगा मान लो, है ना। ड़च के बीच में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो आपको ये सारे स्वरों के नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछना चाहता है आपसे कि स्वर कितने होते हैं, है ना। लेकिन आपको अलग तरीके से वो पूछेगा कि ड़ा और च, इन दोनों को मिक्स करके एक वर्ड बना दे रहा है वो ड़च, इनके बीच में कौन से वर्ण आते हैं आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इस तरीके से बताना है आ ई ऊ री लिरी ए आओ, है ना, बड़े वाले ए आओ, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है कि ये पहले 4 लाइनों में इनके बारे में बताया गया, और ये महेश्वर सूत्र के द्वारा वर्णों का उच्चारण, जिसमें स्वरों का उच्चारण किया गया है। इसी तरीके से हमसे ये पूछ सकता है कि ह से लेकर ला, है ना, हल बोल सकते हैं, हाँ, हल के अंदर कौन कौन से जो है हमारे स्वरों का उच्चारण होता है। तो हम बताएंगे हा या व र, है ना, टा नहीं लिखेंगे। और इसी तरीके से हम सारे बताएंगे, जो भी हमारे मतलब विसर्ग लग रखा है उसको छोड़ देंगे। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का।
अगर आता है तो आप लोग को इसको मतलब अटेंड करना आना चाहिए, और बस बिल्कुल आसान है। आप लोगों को ये 14 के 14 जो हैं महेश्वर सूत्र, इन्हें याद कर लेना, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारा और समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने संधि समास ये सब शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका ये देखिए यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारी स्वर संधियाँ हैं, जैसे कि अज, है ना, ये देखो, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना ऊपर कि स्वरों के बारे में कैसे पूछेगा, तो इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे आपसे बोल देगा अज, अज के बीच में कितने स्वर आते, मतलब कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे पूछेगा। ये नहीं बताएगा आपको कि स्वर आते कि व्यंजन आते हैं, तो आपको बताना होगा अच के बीच में क्या क्या आता है हमारा। आ से लेके चा तक आप लोगों ने देखा, यहाँ पे सारे के सारे स्वर आ रहे हैं, ठीक है। आ ई ऊ डी, ण को हटा देना है, ठीक है। री ली ऐ औ, है ना, ये बताना है इस तरीके से। फिर आपसे अगला यहाँ पे बता रहा है कि किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अट पूछ सकता है, अट के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, आ से लेके टा तक देखना है आपको, ठीक है। आ से लेके टा तक हमारा ये हो गया। तो स्वरों के बाद हा या व रा, ये 4 और जुड़ जाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी भी अल अश इक, इस तरीके से आपको इन सबको सॉल्व करके देख लेना है एक बार, ठीक है। सारे इनके बीच में कौन कौन से आते हैं। लेकिन अगर एक बार आप वर्णमाला याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद अपने आप ही आप जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और प्रत्याहार बताया गया है यहाँ पे कि प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बारे में पूछ भी लिया गया है कई बार कि प्रत्याहार होते क्या हैं, ठीक है। प्रत्याहार के बारे में बताया गया था कि जो कि मतलब इन दोनों के बीच में, है ना, यानी जो पहला वर्ण होता है और आखिरी वर्ण होता है ना, इन दोनों वर्णों के बीच में जो भी मतलब जो भी वर्ण आते हैं वही प्रत्याहार हो गए, ठीक है। प्रत्याहारों के द्वारा जो है वर्णों के जो भिन्न वर्ग गिनवाए जाते हैं, उनमें से एक वर्ग स्वर होता है, जैसे कि आ, और दूसरा वर्ग जो है च। अच जो है प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में क्या होता है, यानी जो ऊपर हमने देखा है अच अट, ये सब क्या है, प्रत्याहार हैं, और इनके बीच में जो है स्वरों का समावेश होता है। जैसे कि अच, यहाँ पे बताया गया कि अच के बीच में स्वर का समावेश होता है, और स्वरों के उच्चारण में